Man plots his course, but the Lord decides. Wow! Come on in, boys! Water's fine! That, sailors, is a sea anchor. Wasn't anybody's fault, right? It's gotta be somebody's fault. I don't understand how you couldn't raise that carrier. You're all over me about the radio. Like I'd missed something. And where are these islands you told us about? It's simple dead reckoning. Guys, please. It's dead reckoning, all right. 'Cause I reckon we're dead out here. We've gone way too far to give up now. Get down! Who's that company? I say we cancel the swimming program. Give me the gun. Go, Chief! It's one of ours. Down here! Hey! That was our one and only chance. You can't just leave. How'd you end up Navy? I was ready for an adventure, so I enlisted. Blue Base, this is 6th Air 14. Come in, Blue Base, over. I gotta put her down before we run out of fuel. Prepare to dig! जापान ने पर्ल हार्बर पर 1942 में अटैक कर दिया। इससे नाराज होकर अमेरिका ने भी जापान पर अटैक करने की ठानी और उसने अपने एयरक्राफ्ट जापान की पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए भेज दिए। ऐसा ही एयरक्राफ्ट उसने भेजा जिसमें 3 लोग थे, पायलट हेडल्ट, बम फेंकने वाला टॉनी और रेडियोमैन जीन। और यूएस नेवी के ये सभी लोग एयरक्राफ्ट जापान की पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए समुद्र के ऊपर थे, लेकिन इस एयरक्राफ्ट ने अपना रास्ता भटक लिया था और इस रास्ते से भटक जाने के कारण ये तीनों लोग संपर्क नहीं कर पाए और इनको मजबूरन प्लेन को समुद्र में उतारना पड़ा। समुद्र में 2 लोग बेल्ट से फंस गए, लेकिन जब प्लेन नीचे पानी में डूब रहा था उसी वक्त उनकी बेल्ट चमत्कारी ढंग से खुल गई और वे जिंदा बच गए। इसके बाद हेडल्ट, टॉनी और जीन एक क्राफ्ट में बैठ गए और उसी में उनका जीवन शुरू हुआ। और दूसरे दिन जब वे उठे तो उन्होंने अपने आप को एक समुद्र के बीच में पाया। अब तीनों के पास न खाना था, न पानी था, न रहने को जगह थी तो बीच समुद्र था जिसमें उन तीनों को अब अपना जीवन सुरक्षित बचाना था। तीनों आपस में अपने बचने की बातें कर रहे थे। तभी क्राफ्ट जोर जोर से हिलने लगी, लेकिन उन्होंने देखा कि एक जहाज वहां से निकल रहा है। तीनों ने अपनी शर्ट निकाली और वे जोर जोर से हिलाने लगे और उस एरोप्लेन को बताने लगे हम यहाँ पर हैं, लेकिन एरोप्लेन दूर होने के कारण वे उसे समझा नहीं पाए। एडल्ट ने कहा वे हमें ही ढूंढने आए हैं, लेकिन हम दूर होने के कारण यह जहाज का पायलट हमें देख नहीं पाया और वह जहाज चला गया। उसके बाद तीनों काफी निराश हो गए। इसके बाद एडल्ट ने टॉनी और जीन को कहा कि तुम अपने अपने जूते उतारो और इन्हें पानी में फेंक दो। इसके बाद दोनों ने अपने जूते निकालकर टॉनी और जीन ने समुद्र के अंदर फेंक दिए, लेकिन हेडल्ट ने अपने जूते नहीं पहने। तो जीन ने इसका कारण पूछा तो टॉनी ने बताया कि जब हम रास्ते पर जमीन पर पहुंच जाएंगे तब हमें जूतों की आवश्यकता होगी। इसके बाद जीन का कहना था कि अब इस समुद्र में से हम कैसे निकलेंगे, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसने एक पिस्तौल में से मैगजीन निकाली जो उनके पास थी। वे भूख से तड़प रहे थे और उन्होंने उसका एक कांटा बनाकर समुद्र में डाल दिया और उसमें एक बहुत बड़ी मछली या कोई जानवर फंस गया। लेकिन किस्मत यहाँ बहुत खराब थी, वह कोई जानवर बहुत बड़ा था और उन्होंने उसका कांटा तोड़ दिया। इसके बाद जब जीन को टॉनी को गर्मी लग रही थी तो वह समुद्र में कूद गया और पानी का आनंद लेने लगा। तभी टॉनी को कहा कि पीछे शार्क मछलियां हैं और वह तेजी से
क्राफ्ट में आ गया। अब तीनों वापस शाम हो चुकी थी और सोच रहे थे कि हम बचेंगे कैसे। धीरे 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 जीन को प्यास लग रही थी, तो उसने समुद्र का पानी पीने की कोशिश की, लेकिन हेडल्ट ने रोक दिया। उसने कहा, यह पानी बहुत खराब है, तुम मत पियो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तीनों अपने बारे में सोच रहे थे कि आखिर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। और समुद्र के चारों ओर जो भी चीज दिखाई देती थी तो वह था केवल पानी। पानी के अलावा वहां कुछ नहीं था। अचानक टॉनी ने एक पेंसिल निकाली और उससे कहा कि मैं एक नक्शा बनाता हूं, इस नक्शे के सहारे हम आसानी से पहुंच जाएंगे। और उन्होंने उस नाव को स्टेबल करने के लिए, ताकि वह हवा से इधर उधर ना जाए और वह स्टेबल हो जाए, एक तरह का मचान, उसको रोकने के तरह का लंगर टाइप बना दिया, जिससे कि वह नाव एक जगह रुक गई। और अब वह नाव एक जगह पर रुक जाने के कारण इधर इधर मूवमेंट बंद हो गया। इसके बाद जीन ने कहा कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा, तो तीनों भगवान से प्रेयर करने लगे, हे प्रभु हमें बचा लो। इसके बाद रात हो गई और रात होने के बाद अचानक से बारिश हुई और उन्हें कई दिनों के बाद पानी पीने को मिला। उन्होंने कम से कम 15 दिन तक पानी नहीं पिया। दूसरे दिन सुबह हुई और सुबह होने के बाद जीन ने फिर एक कांटा बनाकर डाला ताकि वह मछली पकड़ पाए, लेकिन कोई भी मछली उसमें फंसी नहीं। अब भूख से वे तड़प रहे थे। इस तड़पन के कारण अब उनकी हालत बड़ी खराब हो रही थी। तभी अचानक चमत्कार हो गया। एक शार्क का बच्चा उसमें फंस गया और उसको पकड़ने में वे कामयाब हो गए। वे कई दिनों से भूखे थे और उन्होंने उस शार्क के बच्चे का पेट काटकर उसमें छोटी छोटी मछलियां थी, उसे खाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपनी भूख मिटाई। अब तीनों के शरीर में थोड़ी एनर्जी आई और तीनों ही मन काफी खुश होने लगे। और टॉनी ने कहा कि अब हम बच सकते हैं, अभी हमने आशा नहीं छोड़नी चाहिए। उधर हेडल्ट ने भी सभी को यह इशारा किया कि अब हमें बचना होगा, क्योंकि इस भरे समुद्र में हमें किसी न किसी तरीके से निकलना होगा। लेकिन उस शार्क को बच्चे को मारने के बाद उस शार्क के बच्चे का खून समुद्र में गिर गया था। इस कारण से सभी शार्क ने उस क्राफ्ट को घेर लिया। लेकिन यहाँ पर तीनों की किस्मत अच्छी थी कि सभी शार्क बिना कोई नुकसान पहुंचाए उन तीनों को वहां से चली गई। और इसके बाद तीनों के पास अब कोई रास्ता नहीं था। रात हो गई। रात होने के बाद वापस उन्होंने उसी तरीके से लंगर टाइप डाला ताकि नाव इधर उधर ना जाए। अब उनकी सारी आशाएं खत्म हो चुकी थी। तभी जब जीन ने हाथ डाला तो उसका हाथ किसी शार्क ने काट लिया, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि उसके काटने से उसको ज्यादा चोट नहीं आई। अब तीनों की हालत बहुत ही बेकार हो गई थी और वे तीनों एक अजीब अजीब तरीके के सपने देख रहे थे और सपने में उन्हें अजीब अजीब तरह की चीजें दिखाई दे रही थी। अब 15 दिन हो चुके थे। उनको 15 दिन पहले खाना मिला था। अब खाने के कारण वे वापस तड़पने लगे। तभी उन्होंने देखा एक पक्षी नाव पर बैठा हुआ है। तो गन निकाली, टॉनी ने गन निकाली और पक्षी को मार दी। पक्षी की गोली लग गई और वह पक्षी समुद्र में गिर गया। तभी हेडल्ट उठा। हेडल्ट ने तुरंत छलांग लगा दी और उस पक्षी को समुद्र में से पकड़कर तुरंत खींच के वापस क्राफ्ट की तरफ ले आया। तभी उसके पीछे एक शार्क आ रही थी, लेकिन हेडल्ट तेजी से तैरकर क्राफ्ट में बैठ गया और चमत्कारी ढंग से वह शार्क क्राफ्ट के नीचे से निकल गई। अब उनके पास खाने के लिए कुछ और सामान आ गया। उन्होंने पक्षी को चीर कर तीनों ने खाना खाया और अब उनमें फिर एनर्जी आई। वे मन ही मन पछता रहे थे और सोच रहे थे आखिर हमारा क्या होगा। अब 20 दिन हो चुके थे। तीनों की हालत बहुत ही खराब थी। तीनों का शरीर जवाब देना बंद कर दिया था। उनमें उठने, बैठने, सोचने, समझने की सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी और जीन काफी परेशान हो रहा था और वह कह रहा था कि हेडल्ट, तुम्हारी वजह से ये सारी घटना हुई है।
अगर तुम उस दिन सही ढंग से प्लेन चलाते तो हमारी ये हालत ना होती। उसने भी ये माना कि हाँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन तीनों आपस में अपने आप को समझाकर इस मुश्किल समय में एकजुटता कर रहे थे, जिससे कि वे आराम से अपना बाकी का संघर्षमय जीवन व्यतीत कर दें। हेडल्ट ने उस वक्त सोचकर बताया कि मुझे थोड़ी सी नींद आ गई थी, इस कारण से एरोप्लेन काफ़ी आगे चला गया। मैं तुम सभी से माफ़ी मांगता हूँ, यह सब मेरी गलती के कारण हुआ। जबकि रेडियो मैन ने उसको बताया था कि आपको वेस्ट की तरफ नहीं, ईस्ट की तरफ जाना है, और प्लेन गलत जगह चला गया, इसलिए हमारी यह हालत हुई है। जीन और टॉनी काफ़ी ही परेशान थे और उनकी हालत अब बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो रही थी। अब हेडल्ट के दिमाग में एक सोच आई, एक उसने प्लान सोचा। उसने जूते को काटकर चप्पू में बदल दिया और नाव को धीरे 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 चप्पुओं के सहारे आगे बढ़ाने लगे, और नाव धीरे धीरे समुद्र को पार करते हुए एक समुद्र के पानी के बीच में वापस स्टेबल हो गई। अब उनको 30 दिन हो चुके थे। 30 दिन के बाद उनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। पायलट हेडल्ट, बम फेंकने वाला टॉनी और रेडियो मैन जीन बहुत ही बुरी तरीके से तड़प रहे थे। लेकिन रात को बारिश हुई। बारिश होने के बाद अब उन्हें फिर पानी मिला। अब उनके शरीर में कुछ एनर्जी आई। लेकिन तभी एक तूफान आ गया और उनकी क्राफ्ट तूफान में फंस गई। लेकिन तीनों ने उस क्राफ्ट को पकड़कर कैसे तैसे अपनी जान बचाई। अब जीवन और भी संघर्षमय था। मौत बिल्कुल उनके करीब थी और तुरंत जीन को तैरना नहीं आता था, लेकिन उसने तुरंत चढ़कर क्राफ्ट में आ गया और जान बचाई। अब तीनों के शरीर टूट चुके थे। भूख प्यास से उनकी हालत बहुत खराब थी। तीनों मन ही मन एक दूसरे से समझौता कर रहे थे। हेडल्ट कह रहा था, मुझे हरे हरे खेत दिखाई दे रहे हैं। यही जीन कह रहा था, मुझे भी दिखाई दे रहे हैं। इधर टॉनी की बहन जीन के सपनों में आ रही थी, जिसे उसने कभी नहीं देखा, और वह उसे देखकर यह सोच रहा था कि मैं उसको डेट पर ले जाऊंगा। और इसके बाद तीनों ही एक दूसरे से कह रहे थे कि कुछ ना कुछ चमत्कार होगा और हम बच जाएंगे। लेकिन दूर दूर तक ऐसा कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा था। जीन ने कहा कि मुझे कुछ थोड़ी दूर पे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे कोई आयरलैंड हो सकता है। वे धीरे धीरे हेडल्ट हाथ से नाव का पानी हिला रहा था और सोच रहा था कि अब हमारा मरना बिल्कुल निश्चित है। तीनों जिंदा लाश की तरह क्राफ्ट में पड़े हुए थे। बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी और उन्हें तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा, यह तीनों सोच रहे थे। इसके बाद हेडल्ट ने थोड़ा सा पानी निकालकर समुद्र का पिया, क्योंकि प्यास के कारण उसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। तभी जीन को अचानक एक आयरलैंड दिखा, और आयरलैंड दिखने के बाद तीनों खुशी से झूम उठे और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और आपस ही मन बहुत खुश हो रहे थे। और तीनों के हाथ बिल्कुल जख्मी थे, नमक के पानी में खराब हो चुके थे। तेजी से वे चप्पू हाथ से नाव को हिलाते हुए उस आयरलैंड पे आ गए। इस तरीके से तीनों ने अपने मजबूत इरादे से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, और उनकी ये आशा थी कि वे बच जाएंगे। उन्हें सामने एक झोंपड़ी दिखाई दी। इस तरीके से तीनों ने अपनी जान एक चमत्कारी ढंग से बचाई और इस संघर्षमय जीवन को बचाया। इस तरीके से यदि आप अगर होप नहीं छोड़ोगे तो आप जीवन में खुद भी बच सकते हो और एक जीवन को सफल बना सकते हो। इन तीनों ने भी यही चमत्कारी ढंग से अपने आप को बचाया।